हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 22। इससे पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी के भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लौ या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो जो ऐसा कि मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? जंग लगने से हम बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिससे हमारे लोहे पर क्या होता है? जंग लगने से बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है। तो इनमें से सबसे तन्य धातु आपको बताना है कौन सी है, आपको ध्यान रखना है। एयू यानी कि सोना। इसे हम क्या कहते हैं? ओरम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सोना हमारा सबसे तन्य धातु है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्यों कर सकता है? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिंक हमारा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर से अलग कर देता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर। दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है। तो दोस्तों, तो क्या होता है हमारा? आपको ध्यान रखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या शील धातु अपने से उच्च अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस कब विकसित होती है? कब? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो इस तरह की अभिक्रिया होती है हमारी। जिंक अभिक्रिया करेगा किससे? HCl से। किससे करेगा? HCl से। तब हमारा क्या बनेगा? तब हमारा जिंक क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस हमारी निष्कासित हो जाएगी। तो आपको यही बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? तो ऐसा हम क्यों करते हैं? जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? भोजन के बर्तनों पर टिन की परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इनमें से कौन सी बना सकती है? जिंक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
उभयधर्मी क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है? तो गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। ये क्या होता है? जिंक लेपित लोहा। इस पर क्या होता है? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? लोहे पर जंग नहीं लगती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है, इसी को हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? लोहे या स्टील पर क्या नहीं आती? जंग। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, सी शायद था। अगला क्वेश्चन है, नीला थोता का दूसरा नाम है। तो नीले थोते का दूसरा नाम क्या होता है? ताम्र सल्फेट। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नीला थोता या इसी को हम क्या कहते हैं? तूतिया या कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र आप ध्यान रखें, इसका रासायनिक सूत्र होता है COSO4। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपरपटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपरपटी में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से मैग्नीज के बारे में कौन सा सही नहीं है? उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश सबसे हल्की धातु है। तो कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लिथियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, लिथियम एक रासायनिक धातु है जो साधारण परिस्थिति में ये प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है? तो इनके मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या होता है? वे अपचायक एजेंट हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? अपचायक एजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? अभी आपको मैंने बताया भी था, लिथियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा होता है? दोस्तों, पारा और गैलियम दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर तापमान पर मरकरी तथा गैलियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं? द्रव अवस्था में रहती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्स है। तो घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्स कौन सा होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण और प्लेटिनम, यानी सोना और क्या? प्लेटिनियम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है? तो हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डैश धातु का क्षय नहीं होता है। तो कौन सी धातु का क्षय नहीं होता है आपको ये बताना है। तो प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, इन तीनों का ही क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, सीजियम और गैलियम। तो इसमें सीजियम नहीं है, केवल गैलियम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, गैलियम। और ये किस तापमान पर पिघलती है आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो 29.76 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होती है, पिघल जाती है। और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हमारे हथेली पर यह क्या होती है, पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपनी हथेली पर धातु रखेंगे तो वो धातु पिघल जाएगी। तो कौन सी धातु पिघल जाती है, मैंने आपको बताया गैलियम और सीजियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, गैलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है। इनमें से आपको अधातु खनिज बताना है, तो कौन सा है, जिप्सम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CO। तो इसका फॉर्मूला होता है COSO4 2H2O। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टांगस्टन का गलनांक है, टांगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। टांगस्टन आवर्त सारणी के छठे समूह का तत्व है। टांगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। तो इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो किस में होता है, LPG में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत लकड़ी भी है, एथेनॉल भी होता है, और गाय का गोबर भी होता है। बाकी परमाणु ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो मीथेन के जलने पर क्या होता है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मार्श गैस। क्या कहते हैं, मार्श गैस। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है। तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है, किलो जूल पर केजी। यानी कितनी ऊर्जा मिल रही है किलोग्राम जलाने पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस कहते हैं। तो किसे कहते हैं, मीथेन को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH4। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन के रूप में भी जाना जाता है। तो मीथेन को किसके रूप में जाना जाता है, मार्श गैस के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है आपको इसे बताना है, यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग किस में करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। किस में करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है, मीथेन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, गोबर गैस में मीथेन CH4 सर्वाधिक मात्रा में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, तो क्या संग्रहित की जाती है, आपको इसे ध्यान रखना है, तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, डैश हवा में प्रसार करके। किसका प्रसार करके? इसे आप ध्यान रखेंगे, इथाइल मैरकैप्टन का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो होता है C2H5SH। क्या कहते हैं इसे? इथाइल मैरकैप्टन। तो इसकी दुर्गंध से अगर हमारी गैस लीक हो रही तो हम आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कथन और कारण का दिया गया है। तो पहला हमारा अभी कथन है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। इसका कारण है एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो इसमें हमारा कौन सा है? ए सही है, लेकिन आर क्या होता है हमारा? आर क्या है इसमें? गलत है। तो इसमें हम इथाइल मैरकैप्टन मिलाते हैं, जिससे क्या होती है? दुर्गंध आती है। हम इससे आसानी से बता सकते हैं कि हमारी गैस क्या हो रही? रिसाव कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंधन की एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? आप इसे ध्यान रखेंगे, ईंधन का ऊष्मीय यानी कि कैलोरी मान। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का, यानी कि एलपीजी का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मीथेन दलदली स्थानों, धान के खेतों आदि से प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मार्स गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो कौन सी है? इसे को आप ध्यान रखेंगे, मीथेन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? संकुचित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 22। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ की होगी। उम्मीद करता हूँ इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। आपका एनटीपीसी CBT 1 का एग्ज़ाम जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, तो 7th फेज़ का लास्ट फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे पहले कोशिश की जाएगी आपको ये बुक पूरी प्रोवाइड करा दी जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर व्यूज़ कम आते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, आप लोगों जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें, ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।